नमस्कार। आज हम देख रहे हैं अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया के बीच जो ये सुरक्षा सहयोग है उसके उतार चढ़ाव और भविष्य पर। हाँ। हमारे पास एक डिटेल्ड एनालिसिस है और हम समझना चाह रहे हैं कि ये पूरी कहानी क्या है, मतलब कैसे ये अलग अलग अमेरिकी प्रशासनों में बदला। हाँ, कैसे फोकस शिफ्ट हुआ, पहले उत्तर कोरिया, फिर चीन, हिंद प्रशांत। सही। और आज जो राजनीतिक अनिश्चितता है उसमें ये कहाँ खड़ा है। और ये वाकई में सोचने वाली बात है कि जो सहयोग खासतौर पे उत्तर कोरिया के न्यूक्लियर खतरे से निपटने के लिए बना था, हाँ, वो आज हिंद प्रशांत की बड़ी जियोपॉलिटिक्स और चीन के लिहाज से इतना जरूरी कैसे हो गया। बिल्कुल। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। इसकी नींव कब और कैसे पड़ी? देखिए, इसकी जड़ें तो जाती हैं 1994 तक, क्लिंटन प्रशासन के समय, जब उत्तर कोरिया के साथ वो अग्रीड फ्रेमवर्क हुआ था। अच्छा, अग्रीड फ्रेमवर्क। हाँ, फिर 1999 में पॉलिसी कोऑर्डिनेशन के लिए एक ग्रुप बना, त्रिपक्षीय समन्वय और निगरानी समूह, मतलब TCOG। हाँ। उसका मुख्य काम था उत्तर कोरिया पर तीनों देशों की स्ट्रेटेजी को अलाइन करना। ओके। तो TCOG का मकसद था समन्वय। लेकिन फिर बुश प्रशासन आया, तब तो 6 पार्टी टॉक्स पर ज्यादा जोर था ना? हाँ बिल्कुल, बुश के टाइम पे फोकस 6 पार्टी टॉक्स पर शिफ्ट हो गया, तो TCOG थोड़ा बैकग्राउंड में चला गया। पर शुरुआती लक्ष्य साफ था, उत्तर कोरिया का परमाणु कार्यक्रम, फोकस वहीं था। ठीक है, फिर आए ओबामा और उनकी पिवट टू एशिया स्ट्रेटजी। उसने कैसे बदला इसे? ये एक अहम मोड़ लगता है। हाँ, ये जरूर एक अहम मोड़ था। ओबामा की रणनीति ने इस त्रिपक्षीय सहयोग में एक तरह से नई जान फूकी। अच्छा। 2008 में डिफेंस ट्राइलैटरल टॉक्स यानी DTT वो शुरू हुई। ये डिफेंस मिनिस्टर्स के लेवल की बातचीत थी। बिल्कुल। और उसी दौरान देखिए, दक्षिण कोरिया में पाक गुन्हे और जापान में शिंजो आबे, दोनों कंजर्वेटिव नेता थे, तो उससे भी सहयोग को थोड़ी मदद मिली। और 2015-16 के आसपास गतिविधियां काफी तेज हुई, है ना? जैसे वो पहली बार मिसाइल डिफेंस और एंटी सबमरीन अभ्यास हुए। हाँ हाँ। और वो जिसोमिया समझौता भी, जापान और दक्षिण कोरिया के बीच इंटेलिजेंस शेयरिंग वाला। बिल्कुल, वो बहुत बड़ा कदम था। तो क्या ये सब सिर्फ उत्तर कोरिया की वजह से था या दायरा बढ़ रहा था? सवाल अच्छा है। देखिए, उत्तर कोरिया तो एक बड़ा ट्रिगर था ही, लेकिन हाँ, सहयोग का दायरा भी बढ़ रहा था। जैसे साइबर सुरक्षा, एनर्जी सिक्योरिटी, ग्लोबल हेल्थ, ये मुद्दे भी एजेंडे में आने लगे थे। तो कह सकते हैं कि ये सिर्फ उत्तर कोरिया सेंट्रिक नहीं रहा था। मतलब एक ब्रॉडर सिक्योरिटी पार्टनरशिप बन रही थी। हाँ, शायद हिंद प्रशांत की बदलती हुई तस्वीर को देखते हुए। समझ गई। लेकिन फिर आया ट्रंप का दौर और उसने स्थापित चीजों को कुछ हिला दिया। हाँ, वो तो हुआ, ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति। और फिर उनका किम जोंग उनके साथ सीधे मिलना। हाँ, वो शिखर वार्ताएं। उससे त्रिपक्षीय ढांचे पर असर डाला और उन्होंने सहयोगियों पर, मतलब जापान और दक्षिण कोरिया पर डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ाने का दबाव भी डाला। उससे रिश्तों में कुछ तनाव भी आया होगा। हाँ, आया। और उसी समय देखिए, दक्षिण कोरिया और जापान के अपने आपसी रिश्ते भी खराब हो गए थे। हाँ, वो ऐतिहासिक मुद्दे, कंफर्ट वुमेन वाला मामला, फिर GSMIA विवाद। बिल्कुल। तो जब दो मेन पिलर, जापान और दक्षिण कोरिया, उनके बीच ही तनाव हो तो त्रिपक्षीय ढांचा तो जाहिर है कमजोर होगा। सही बात है। हालांकि उत्तर कोरिया मिसाइल टेस्ट तो कर ही रहा था, तो उस वजह से किसी न किसी लेवल पर बातचीत जारी रखनी पड़ी। फिर बाइडेन प्रशासन आया, उसने फिर से पटरी पर लाने की कोशिश की। हाँ बिल्कुल, बाइडेन ने डिप्लोमेसी फर्स्ट और सहयोगियों के साथ रिश्ते मजबूत करने पर जोर दिया। हिंद प्रशांत में क्वाड, ऑकस और साथ में ये त्रिपक्षीय सहयोग, इसे प्राथमिकता दी। कर्ट कैम्बल जैसे अधिकारी भी वापस आए जो ओबामा की एशिया धुरी टीम में थे। हाँ, उन्होंने इसे आगे बढ़ाया और इस बार देखिए सहयोग का दायरा कितना बढ़ गया है। हाँ, डिफेंस, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, नई टेक्नोलॉजी, सप्लाई चेन, क्लाइमेट चेंज, लिस्ट लंबी है बहुत। और दक्षिण कोरिया में यूसुक्योल के आने और उनके जापान के साथ रिश्ते सुधारने की कोशिशों से भी मदद मिली। सही। और सबसे अहम बात, इसे एक स्थायी रूप देने की कोशिश हुई। वो कैसे? जैसे जुलाई 2024 में वो डिफेंस कोऑपरेशन पर एक MOU साइन हुआ, TSCF, और नवंबर 2024 में एक त्रिपक्षीय सेक्रेटेरिएट बनाने की घोषणा हुई। अच्छा, एक सचिवालय। हाँ, कोशिश यही है कि ये नेताओं या एडमिनिस्ट्रेशन के बदलने से ज्यादा प्रभावित ना हो, मतलब इसे इंस्टीट्यूशनलाइज करने की कोशिश। ये कोशिश तो दिख रही है, लेकिन अब फिर से अनिश्चितता है, खासकर अमेरिका में ट्रंप की वापसी की संभावना और दक्षिण कोरिया की अपनी अंदरूनी राजनीति। हाँ, ये चिंताएं बिल्कुल जायज हैं। अगर ट्रंप वापस आते हैं तो उत्तर कोरिया पॉलिसी बदल सकती है। क्या वो एक न्यूक्लियर नॉर्थ कोरिया को एक्सेप्ट कर लेंगे? सहयोगियों पर सुरक्षा का बोझ, वो दबाव बढ़ सकता है। अमेरिका फर्स्ट का मतलब क्या होगा इस बार? वो देखना होगा।
दूसरी तरफ दक्षिण कोरिया में राष्ट्रपति यू का महाभियोग और विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी डीपीके का संभावित उदय। हाँ, वो भी एक फैक्टर है। डीपीके शायद त्रिपक्षीय सहयोग जारी रखे, पर जापान, चीन और उत्तर कोरिया पर उनकी नीतियां अलग हो सकती हैं। उससे सहयोग की रफ्तार, दिशा बदल सकती है। जापान में स्थिति थोड़ी ज्यादा स्थिर लगती है। वहाँ लीडरशिप चेंज का विदेश नीति पर असर कम होता है शायद। हाँ, आमतौर पर जापान से निरंतरता की उम्मीद ज्यादा रहती है, पर कुल मिलाकर इस सहयोग का भविष्य कई चीजों पर निर्भर करेगा। जैसे दक्षिण कोरिया की विदेश नीति क्या रहती है, खासकर उत्तर कोरिया और जापान को लेकर। अमेरिका का अगला प्रशासन क्या रुख अपनाता है, और तीनों देश साझा सुरक्षा खतरों को कैसे देखते हैं। और एक बात और, दक्षिण कोरिया के अंदर भी अब अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी बनाने और अमेरिकी सिक्योरिटी गारंटी पर सवाल उठाने की बात हो रही है। हाँ, ये चर्चा भी बढ़ रही है। ये भी एक नया एंगल है। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो ये सहयोग दशकों में काफी इवॉल्व हुआ है। उत्तर कोरिया पर फोकस से शुरू होकर आज चीन, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, मतलब एक व्यापक हिंद प्रशांत एजेंडा बन गया है। बिल्कुल, और हाल में इसे इंस्टीट्यूशनलाइज करने की कोशिशें भी हुई हैं ताकि ये राजनीतिक बदलावों से बच सके। पर मुख्य चुनौती यही है कि क्या ये ढांचा अमेरिका में ट्रंप की वापसी और दक्षिण कोरिया के संभावित राजनीतिक बदलावों के सामने टिक पाएगा। हाँ, क्या अमेरिका फर्स्ट या दक्षिण कोरिया की बदलती राष्ट्रीय प्राथमिकताएं इसे कमजोर कर देंगी? और यहीं पर एक बड़ा सवाल है सोचने के लिए, क्या देशों की अपनी अंदरूनी राजनीति और बदलते ग्लोबल समीकरण इस त्रिपक्षीय ढांचे को भविष्य में कम प्रासंगिक बना देंगे, या फिर उत्तर कोरिया और चीन जैसे जो साझा क्षेत्रीय खतरे हैं उनकी गंभीरता इतनी ज्यादा है कि वो इसे किसी न किसी रूप में जिंदा रखने के लिए काफी होगी? ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि ये तीनों देश अपने राष्ट्रीय हितों और इस गठबंधन की जरूरतों के बीच संतुलन कैसे साधते हैं।